कोई भी सरकार बिना धर्म के चल ही नहीं सकती है। हमने धर्मनिरपेक्षता का गलत अर्थ निकाल लिया। आपने कांग्रेस के कार्यकाल में भी काम किया है, आपने बीजेपी के कार्यकाल में भी काम किया। अगर मैं दोनों की तुलना करूं, कांग्रेस में आप देखिए, भ्रष्टाचार करके आप कोई सा भी काम करा सकते हैं और करप्शन की तो कोई सीमा ही नहीं थी। जितने भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो बालिकाओं को भ्रूण हत्या कर दी जाती थी ना, वो रेशो जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा होता था। हमने सुना है कि राष्ट्रीय संघ से के परिवार से भी आप जुड़ी हुई हैं। बचपन से ही जब आप किसी संस्था में काम करते हो तो आपको संस्था की बहुत डीप नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि आपका बचपना होता है। 3 अगर मैं प्रमुख समस्याओं के बारे में पूछूं, 10-10 दिन हो जाते थे, पानी नहीं आता था। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी अजमेर में, बहुत ज्यादा समस्या थी पानी की। आजकल हर व्यक्ति बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहता है ना, बहुत रातों रात ही धनवान बनना चाहता है, रातों रात ही उसके पास 4 व्हीलर आ जाए, रातों रात ही वो बंगले का मालिक बन जाए, और उस चक्कर में वो फ्रॉड करता है। साइबर क्राइम आप देखिए कितने अधिक हो रहे हैं साइबर क्राइम, है ना, सीधे लोगों के अकाउंट से डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के अकाउंट से पैसा। तो ये क्यों हो रहे हैं? नमस्कार, मैं निशा शर्मा और बतंगड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बतंगड़ के पॉडकास्ट में आज हम आपको एक ऐसी महिला नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों का दिल जीतते हुए लगातार विधायक पद पर वो स्थापित है आज, और उन्हें नारी शक्ति का पुरस्कार मिला है। और हाल ही में विधानसभा के अंदर उन्हें विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी सम्मान मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता बघेल जी का। आइए अनीता बघेल जी से सीधे बात करते हैं। सबसे पहले अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे हैं आप अनीता जी? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया से। अनीता जी, आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि राजनीति से पहले का जीवन अनीता जी का कैसा रहा है, उसके बारे में बताइए। कैसे राजनीति का देखिए, राजनीति के पहले का जीवन तो जो एक आम लड़की का जैसा होता है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले तो मैं लड़की ही थी जी। तो एक आम लड़की जैसा जीवन जीती है, एक कॉलेज गर्ल जैसा जीवन जीती है, वैसा ही जीवन मेरा, क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। एक आम शहरी व्यक्ति जो जैसा होता है उसी तरह से हमने जीवन व्यतीत किया और उसी तरह से अपनी एजुकेशन को पूरा करते करते यहाँ तक का सफर पूरा किया है। जी। हमने सुना है कि राष्ट्रीय संघ से के परिवार से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो उनके विचार अगर हम पूछें तो उनके विचार भी आपके अंदर आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संघ थोड़े हम तो स्वयंसेवक के नाते से ही मेरा जो सफर शुरू हुआ, तो सबसे पहले मैं दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई थी, राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी हुई थी, और सेविका समिति से जुड़ने के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे सेवा के प्रकार हैं, सेवा के बहुत सारे प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों में से एक सेवा भारती भी है। तो सेवा भारती में मैं सेवा प्रमुख के नाते से काम करती थी। तो वहां से काम करते 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 धीरे धीरे, क्योंकि बचपन से ही जब आप किसी संस्था में काम करते हो तो आपको संस्था की बहुत डीप नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि आपका बचपना होता है। पर बचपन से काम करते 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 बहुत लंबा अनुभव आया, तो फिर तो आपके लिए वो संगठन पराया नहीं होता, आप उस संगठन के होते, वो संगठन आपका होता है। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कभी जुड़ी हुई हूँ या वो मेरा संगठन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो ये समझ लिए कि हमारा तो प्रादुर्भाव ही वहीं से हुआ है ना। तो एक नेचुरल से, जैसे प्राकृतिक रूप से जैसा हमारा विकास होता है, वैसे ही प्राकृतिक रूप से हम आगे बढ़ते गए, और बढ़ते 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 ये लंबी, इतनी यात्रा लंबी हो जाएगी हमें भी पता नहीं था, और वो ईश्वर की कृपा से वो यात्रा भी लगातार चली रही। बिल्कुल। अजमेर के लोगों के दिलों पे आप राज कर रही हो, लगातार आप विधायक बन रहे हैं, तो उसका राज हमें बताइए, क्योंकि बहुत कम नेता होते हैं जो लोगों के अंदर अपनी छवि बना पाते हैं, और आप उनके अंदर एक छवि बना पाई हैं। आप देखिए, ये तो मैं अजमेर के लोगों का, मेरी विधानसभा के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि पता नहीं मुझ में तो कोई ऐसा गुण मुझे लगता नहीं है ना, उनको क्या लगता है मुझे नहीं पता है। और मेरा ये एक तरह से देखा जाए तो छठा चुनाव था, क्योंकि एक चुनाव मैंने सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ा था,
उसी क्षेत्र से और लगातार 5 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो अब ये इस बात का जवाब तो निशा जी जनता से ही आप लें तो ज्यादा अच्छा है ना। नहीं, बिल्कुल जनता कह रही है तभी तो आपको लगातार विधायक पद पे बिठा रही है। तो बिल्कुल आपके काम उन्होंने देखे हैं, आपको बिठाया है यहाँ पर। तो अगर मैं काम के बारे में पूछूं तो आपने अपनी जो क्षेत्र है उसके लिए क्या कुछ काम किए हैं? देखिए, जहां से आप चुन के आते हो वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है ना। हाँ, तो उसके हर सुख में और हर दुख के आप भागी होते हो, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर समस्या, जो मेरी समस्या मेरे तक पहुंची है किसी भी माध्यम से, है ना, उस समस्या का मैं समाधान करूं। उनको कोई दिक्कत है तो उनकी मदद करूं। और ऐसा नहीं होता, मेरा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि भाई मैं इसी समय मदद करूंगी या इतने ही घंटे अवेलेबल रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते हम इस तरह से हम घुल मिल गए कि मुझे महसूस ही नहीं होता है कि ये मेरी जनता है और मैं अलग से विधायक हूँ। एक परिवार के नाते से, है ना, एक परिवार जैसा होता है, उस परिवार के नाते से एक सामान्य सी दिनचर्या हमारी होती है कि भाई कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे पास आता है तो हम उसका समाधान करते हैं। और एक स्वाभाविक रूप से, एक प्राकृतिक रूप से, ऐसा कोई विशेष दिखावा करके नहीं, हाईलाइट करके नहीं, ऐसा एक नॉर्मल सी, ठीक है ना, हाँ आपकी समस्या ठीक है वैसे। और अच्छा, वो भी मेरे को एज ए विधायक ट्रीट नहीं करते हैं, है ना, बड़ी बहन के नाते से, है ना, परिवार के सदस्य के नाते से अपनी चीजें बताते हैं। मतलब मेरे को बहुत अच्छा तो तब लगता है जब महिलाएं अपना दिल खोल करके वो ऐसी ऐसी चीजें भी बता देती हैं जो एक विधायक के नाते से नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग छुपा लेते हैं, लेकिन वो घर की छोटी मोटी समस्या, पति ने डांट दिया, सासू माँ ने कुछ कह दिया, वो तक भी मुझसे शेयर करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एज अ विधायक उनके बीच में हूँ, उनके परिवार के सदस्य के नाते से उनके बीच में। और शायद यही राज है कि हमेशा हम चुनाव जीत ही जाते हैं। आपने अपना आंसर खुद ने दे दिया। अभी पूछ रहे थे कि छवि कैसे है, बिल्कुल जिस तरीके से आप परिवार की तरह काम करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग नेता होते हैं जो लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट बना पाते हैं। आपने जैसे बताया कि महिलाएं भी आपको अपनी दिल की राज बता देती है महिला के तौर पर, तो ये छवि इसलिए भी बरकरार है और इसलिए भी आप बधाई का उम्मीद करते हैं कि आगे आप ऐसी उन्नति करते रहें। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, जब आप विधायक बनी थी उससे पहले क्षेत्र में क्या कुछ और समस्याएं थी? 3 अगर मैं प्रमुख समस्याओं के बारे में पूछूं तो एक बार उनके बारे में। देखिए, हम जब विधायक बने तो हमारे यहाँ एक उस जमाने में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अजमेर में बहुत ज्यादा समस्या थी पानी की। मतलब 102 घंटे में पानी आ रहा है, कभी कभी तो 10-10 दिन हो जाते थे पानी नहीं आता था। और हमने ये तय किया था कि हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हम करेंगे। जब मैं विधायक बनी तो हमने बीसलपुर की जो स्टील की लाइन जो हमेशा ही टूट जाती थी, है ना, सीमेंट कंक्रीट की लाइन थी, वो पूरा स्टील की, स्टेनलेस स्टील की पूरी लाइन डाली गई वसुंधरा जी के शासनकाल में, पहले कार्यकाल में। फिर जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने स्टोरेज टैंक अलग से कैपेसिटी बनाई 7 नंबर टैंक पर, है ना, और अलग से कैपेसिटी दी। इसके अतिरिक्त नई स्टील की लाइनें, पूरे शहर में जाल बिछाया गया, पानी के उच्च जलाशय बनाए गए। तो उसका प्रभाव ये रहा कि मेरी विधानसभा में अब 48 आवर्स में पानी आता है। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, लेकिन जो कभी 10 दिन में भी नहीं आता था वो 48 आवर्स में आता है और कंटिन्यू बहुत अच्छी प्रेशर से पानी आता है, लोग संतुष्ट हैं। तो पानी की एक ये बहुत बड़ी समस्या थी, वो उसका समाधान हमने अपनी विधानसभा में किया है। और इसी तरह से मेडिकल की सुविधाएं का विस्तार, लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल की सुविधाओं का विस्तार हो, तो वो हमने किया है ना। आबादी जैसे जैसे बढ़ती है तो लोग चाहते हैं कि तुरंत ही हमारे यहाँ स्वच्छता रहे, साफ सफाई रहे, है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें जाना नहीं पड़े। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जो मेरा कार्यालय है ना, वो 24 आवर रन करता है, काम करता है। कभी भी फोन करो तो हमारे ऑफिस से जवाब मिलता है। और इसके अतिरिक्त हर कोई चीज, मतलब सफाई की दृष्टि से, आपके पानी की दृष्टि से, आपके मेडिकल की दृष्टि से, आपके सामुदायिक भवनों की दृष्टि से, ये सब सुविधाएं हमने अपने क्षेत्र में विकसित की हैं। और जयलन हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम किया है, मेडिकल की सुविधाओं का विस्तार किया है।
तो इस तरह से जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का काम ठीक है। अनीता जी, आने वाले समय में अगर आप एक अच्छे पद पर जाती हैं तो लोगों के लिए आप और क्या कुछ करने वाले हैं? कुछ सोचा होगा, एक प्लान तो हम रखते हैं कि अगर मैं इस पद पे आती हूँ तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ करूंगी मैं, तो देखिए, और क्या कुछ मूलभूत सुविधा आप उनको देना चाहेंगे? वैसे तो भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है और उन पर हम काम कर रहे हैं। अभी मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज किया था और उस कैंप में जो स्कीम्स हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वो कैंप के माध्यम से हमने लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि जितनी योजनाएं सरकार की हैं उन सब योजनाओं में जो भी पात्र व्यक्ति है वो एक भी व्यक्ति नहीं छूटे, चाहे महिला हो, चाहे पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हो, चाहे काम करने वाला मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, है ना, हर कैटेगरी के व्यक्ति को वो लाभ मिलना ही चाहिए। उसकी हमने कोशिश की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो उसका हमने पूरा प्लान किया है, अच्छे से प्लान करके उसको अंजाम तक पहुंचाया है। तो लोगों को बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए, लोगों को छोटी छोटी, लोगों को हाथ को काम चाहिए, है ना। हर महिला चाहती है कि मेरे हाथ को काम मिले, तो हमने ये काम देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऐसे बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद करा करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। तो इस तरह से लोग एक आत्मसंतुष्टि का जीवन जी सके, उनकी मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो सके और वो इतना धन कमा सके कि उनका परिवार का जीवन यापन अच्छे से चल सके। वो हमारा उद्देश्य रहता है और उसको पूरा करने की मैं भरसक कोशिश करती हूँ। मतलब आप हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है और छोटी छोटी जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको भी आप ध्यान रखते हैं, उनकी सुविधाओं को पूरा कर रही है। बिल्कुल। आपको 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला था और हाल ही में 2023 में आपको विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला। वो पल कैसा था, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जिस दिन मैंने राष्ट्रपति महोदय से वो नारी शक्ति अवार्ड लिया था, मैं बहुत अपने आप को बहुत खुश थी मैं जी। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय हमने जो नवाचार किए थे, मंत्री होने के नाते से राजस्थान में बहुत सारे नवाचार हुए थे। हमने हर आंगनवाड़ी केंद्र को पाठशाला के रूप में विकसित किया और पाठशाला का नाम दिया नंदघर, है ना जी। नंदघर में यशोदा मैया, है ना, कान्हा को जिस तरह से यशोदा मैया पालती है उसी तरह से हमारी आंगनवाड़ी की जितनी भी कार्यकर्ताएं हैं वो यशोदा मैया की भूमिका में रहती हैं जी। और यशोदा मैया की भूमिका में रहते हुए वो बच्चों का पालन पोषण करती है। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार को बहुत पसंद आया और उसके कारण से हमको ये अवार्ड मिला। इसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च किया तो उस स्कीम के तहत भी हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हमारे यहाँ जो बालिकाओं को भ्रूण हत्या कर दी जाती थी ना, वो रेशो जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा होता था, उसमें हम कमी लेकर के आए। हमने खिलौना बैंक बनाया और बेटियों के जन्म पर बधाइयां देना शुरू किया। खिलौना बैंक के बारे में थोड़ा बताएंगे? हमने लोगों को आह्वान किया कि उनके घर में जितने खिलौने हैं वो जिला देश के यहाँ पर हमने ये एक स्टोर रूम में उनको सबको रखवाया कि भाई आपको यदि अपने खिलौने, आपको लगता है कि नहीं हमारे बच्चा बड़ा हो गया है ना, अब इसके लिए ये खिलौना उपयोगी नहीं है और घर में अब हमारे रखने की भी जगह नहीं है, तो वो खिलौना आप खिलौना बैंक में जमा करा दें। और उन सब खिलौनों को हमने प्रत्येक आंगनवाड़ी तक पहुंचाया ताकि आंगनवाड़ी पर आने वाले जो बच्चे हैं जिनको वो उस प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए उनको नहीं मिलते हैं खिलौने, तो वो खिलौने हमने उन बच्चों तक पहुंचाए। तो इसका असर ये रहा कि घरों से तो खिलौने निकले ही निकले, साथ ही साथ में कई भामाशाहों ने भी नए खिलौने खरीद करके बच्चों को दिए। तो आंगनवाड़ी पर जो बच्चे आते थे उनकी संख्या एकदम अधिक हो गई।
और संख्या अधिक हो गई तो आंगनवाड़ी पर भी चहल पहल होना शुरू हो गई। और जो आंगनवाड़ी पर जब बच्चा आता है तो उसके पोषण की चिंता, उसका हर महीने वजन तोलना, ये होना, मतलब जो भी हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स के लिए जो कार्य निर्धारित है वो सारे कार्य हर बच्चे तक होने लगे। तो उसका एकदम सीधा सीधा असर जो है वो बच्चों के पोषण पर पड़ा। बच्चों के पोषण पर पड़ने के कारण से उसका आगे असर हुआ, बच्चों की ग्रोथ हुई, तो हमारे जो इंडेक्स थे उनमें एकदम से चेंजेस आना शुरू कर हो गए। वो एकदम इतना तेजी से परिवर्तन आया कि उसको किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसका फिर परिणाम ये हुआ कि भारत सरकार ने हमको नारी शक्ति अवार्ड के रूप में अवार्ड दिया। बिल्कुल मिलना भी चाहिए थे, जिस तरीके की आपने मुहिम चलाई थी कि जो जरूरत बच्चे हैं उन तक आपने जरूरतमंद चीजें पहुंचाई। बिल्कुल। मैम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में आप मंत्री रही थी, उस टाइम की एक उपलब्धि आप हमें बताएं जब आपने हासिल की। देखिए, वसुंधरा जी के कार्यकाल की उपलब्धि तो मेरी यही रहेगी कि हमने जो विभाग में काम करके दिखाया जी, वो नारी शक्ति अवार्ड हमें मिला। ये अवार्ड अपने आप में ये बताता है कि हमारे कार्यकाल की उपलब्धि रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट है ना, जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, उनको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। सरकार में भी वो बहुत निम्न स्तर की सेवाओं में आता है और कोई उसको ध्यान नहीं देता है। बेचारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स भी बहुत लंबे समय तक आंदोलन ही करती रहती थी, अपने मानदेय के लिए आंदोलन करती थी, बहुत लंबे समय से आंदोलन करती रहती थी कि हमें भी स्थायी किया जाए, हम संविदा कर्मी हैं, हम मानदेय कर्मी हैं, हमें स्थायी नौकरी मिलने का कब मिलेगा, मौका कब मिलेगा। तो ये पहली बार उस समय मेरे कार्यकाल में हुआ कि हमने जो मानदेय कर्मचारी थे उन मानदेय कर्मचारियों को, जो हमारे महिला सुपरवाइजर के जो पद है ना, उन महिला सुपरवाइजर के यदि 100% पद है तो 100% पद में से 25% पद है ना, हमने रिजर्व कर दिया कि ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ही यहाँ पर चयन होकर के आएंगे, है ना। और आंगनवाड़ी वर्कर्स में से ही उनमें आना है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो बहुत लंबे समय तक की मांग थी ना कि हम इतनी कैपेबल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी सरकारी नौकरी में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो तो हमारा कभी पूरा ही नहीं होगा सपना। और सरकार हमको कभी सरकारी नौकर मानेगी नहीं तो उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। तो जब हमने किया तो उसके बाद में भारत सरकार ने इस चीज को देखते हुए जो 25% था रेशो, उसको 25% को बढ़ा करके 50% रेशो कर दिया। तो अब एलएस के जो 50% पद हैं वो आंगनवाड़ी की वर्कर से भरे जाएंगे। तो आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स काम करती हैं, वो आंगनवाड़ी की वर्कर यदि बीए पास है, उसको 10 साल का अनुभव हो गया वहां पे काम करते करते, तो एलएस की जब भी भर्ती निकलेगी तो एलएस के 50% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन होगा। वो परीक्षा दे करके ही चयन होगा, लेकिन वो आंगनवाड़ी वर्कर ही होंगी सारी के सारे, आउटर कोई परीक्षा नहीं दे सकता। तो इससे आंगनवाड़ी की वर्कर्स को भी लगा कि नहीं, हमको यदि काम ठीक से हम समझ जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला वो हमारे काम में से ही आने वाला है, तो यदि हम ठीक प्रकार से काम करेंगे, यदि हमारी नॉलेज अच्छी होगी, तो हम जब 10 साल बाद में जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो हम जो है एलएस बन सकते हैं। तो यानी कि हम सीधे सीधे सरकारी सेवा में जा सकते हैं। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि हर आंगनवाड़ी की वर्कर जो है वो समझने लग गई कि नहीं, मेरे को अपने काम को समझना है और समझ करके इसको सीखना। नहीं तो पहले तो ऐसे ही काम चलाऊ ही होता था, समझना ही नहीं चाहती थी वो। अब जितनी भी एलएस हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का 50% है ना। तो जब वो आंगनवाड़ी वर्कर जब एलएस बनती है तो एलएस को भी ये समझ में आता है कि अब मैं एलएस बन गई तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो पहले आंगनवाड़ी वर्कर रही है। पहले एलएस आंगनवाड़ी वर्कर्स की समस्या ही नहीं समझती थी, है ना। एक उनको मौका मिल गया सरकारी नौकरी में जाने के लिए। थर्ड काम हमने ये किया था कि जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, है ना, जितनी पढ़ी लिखी, पहले नियम नहीं थे, पहले सिर्फ गांव के सरपंच आम सभा में किसी भी XYZ को बना देते थे कि ये आंगनवाड़ी की वर्कर बनेगी, है ना। अब वो आंगनवाड़ी की वर्कर पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो विभाग के बाकी के लोग भी, कई बार होता है ना कि उनका शोषण ही होता था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं थी, उनको नियम कायदे कानून मालूम नहीं होते थे, तो बेवकूफ बना देते थे लोग उनको। लेकिन हमने नियम बना दिए कि यदि उसको 10वीं पास है तो उसको इतना नंबर मिलेगा चयन में, यदि वो 12वीं पास है तो उसको इतना नंबर मिलेगा, यदि वो बीए है तो उसको चयन में इतना नंबर मिलेगा।
तो जो बीए है या जो एमए है, अब वो लड़कियां यदि आवेदन करती है तो उनको सबसे ज्यादा नंबर मिलता है, तो 10 में से जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसका चयन होता है, क्राइटेरिया सेट कर। तो उससे उसका प्रभाव ये पड़ा कि अब 100% जितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो कोई एमए है, कोई एमसीए है, कोई एमबीए है, कोई बीबीए है, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही है, मैनेजमेंट वाली लड़कियां आ रही हैं हमारे यहाँ पे। तो वो पढ़ी लिखी होने से अपनी आंगनवाड़ी का मैनेजमेंट भी ठीक प्रकार से कर रही है, समझ भी रही है, विभाग के अधिकारियों की भी नकेल कस के रखती है कि विभाग ने, सरकार का ये नोटिस है, आप हमारी आंगनवाड़ी पर ये उपलब्ध कराइए। तो जो करप्शन हो रहा था उनके अनपढ़ होने के कारण से, उनके समझदार नहीं होने के कारण से, वो करप्शन पे भी बैन लगा है, वो लीकेज भी रुका है, और उसका सीधा सीधा प्रभाव अब आंगनवाड़ियों पर एकदम से दिखने लगा है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंज उस समय में हुआ। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, पर हमने जो नियम बनाए थे वो 5 साल कांग्रेस की सरकार भी उनमें परिवर्तन नहीं कर पाई, और लगातार वो जो नियम बने वो मील का पत्थर साबित हो रहे, और आज तक वही नियम चल रहे हैं। बिल्कुल। आपने कांग्रेस के कार्यकाल में भी काम किया है, आपने बीजेपी के कार्यकाल में भी काम किया। अगर मैं दोनों की तुलना करूं तो आपको दोनों में से कौन बेहतर है लगती है? अगर अभी सत्ता में बीजेपी की सरकार है, मैं दोनों की बात करूं तो देखिए, मैं एक बहुत स्पष्ट और साफ अंतर जो मैंने मतलब स्पष्ट रूप से बोलूंगी, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मैं हमेशा स्पष्टवादी रही हूँ और मेरी इस छवि को सब लोग जानते भी हैं ना। कांग्रेस में आप देखिए, भ्रष्टाचार करके आप कोई सा भी काम करा सकते हैं, भ्रष्टाचार की चरम सीमा। पिछला कार्यकाल जो था कांग्रेस का, मतलब हर इतना करप्शन था। उन्होंने शिविर लगाए, और शिविरों में कि हम पट्टा देंगे, 10 लाख पट्टे देंगे, है ना। मेरे को नहीं याद है कि कोई भी व्यक्ति जिसको पट्टा मिला हो उसने बिना रिश्वत दिए अपना काम कराया, है ना। सब लोगों को रिश्वत देकर के अपना काम कराना पड़ा। इतना बड़ा करप्शन उसके अंदर हुआ कि पूछो मत, है ना। ट्रांसफर्स में करप्शन, मतलब खुद मुख्यमंत्री जी की सभा में जब मुख्यमंत्री जी ने पूछा अशोक जी गहलोत जी ने कि भाई आपको अपने ट्रांसफर में क्या पैसे देने पड़ते हैं, तो शिक्षकों ने उनके सामने ये बात रखी कि हाँ, हमें ट्रांसफर्स में पैसे देने पड़ते, बिना पैसे दिए हमारे ट्रांसफर्स होते नहीं है। आप देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। बिल्कुल। पर बीजेपी की गवर्नमेंट में किसी विभाग में ट्रांसफर्स नहीं है ना। और ये ट्रांसफर एक उद्योग बन जाता है कांग्रेस के सरकार में, जबकि बीजेपी की सरकार जब आती है तब बहुत पॉलिसी बना करके काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमने पॉलिसी बनाई, है ना, कि चयन की पॉलिसी होगी, और उस पॉलिसी को फॉलो किया, और वो पॉलिसी आप आज तक भी निभा रहे हैं ना। तो इसी तरह से प्रमोशन में पॉलिसी बनाई कि यदि पद खाली है तो आपको जिले में मिलेगा, पद खाली नहीं है तो आपको जिले से बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें आती है तो हम नियम बना करके, पॉलिसी बना करके उसको सबको वो दायरे में लाते हुए काम करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तब पिक एंड चूज होता है ना। आप ये देखिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उनकी मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था कि रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां वहां जो है बिजली की ठीक व्यवस्था की जाए। अच्छा, है ना। तो कभी धर्म के आधार पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो धर्म के आधार पर बिजली की व्यवस्था करना शुरू कर दिया, और करप्शन की तो कोई सीमा ही नहीं थी। जितने भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं अभी, जिनका रिजल्ट सारा है ना, वो सारे भर्ती पेपर्स में किस तरह से करप्शन हुआ है ये हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो जो चयन होके आए कर्मचारी, वो किस स्तर के होंगे और वो क्या सेवाएं देंगे जनता को। तो ये सब चीजें कांग्रेस के राज में होती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, मैं स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ कि उन पर लगाम लगाने की कोशिश बहुत सख्ती से की जाती है। पेपर लीक को लेकर अभी आपने बात रखी थी, हाल ही में जो ऐसे भर्ती थी उसको रद्द किया गया है। उसको लेकर के कुछ दोषी की वजह से कुछ निर्दोष लोग भी उस पे पिस रहे, जैसे बोलते हैं गेहूं के संग घुन पिसता ही है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जो सरकारी नौकरी में पहले से थे उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी उस भर्ती के लिए, तो उसके बारे में ये जो बात आपने कही है ये मेरे सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। पर मैंने भी सरकार को ये सुझाव दिया है कि जो लोग
नौकरी छोड़ करके आए थे, अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, और वो एक सर्टेन पीरियड था उनका कि भाई इतने टाइम तक वापस आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका ये नौकरी डिसमिस हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं, है ना, जो नौकरी छोड़ करके आए हैं, तो उनको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए नियमों में, क्योंकि सरकार के सारी चीजें हाथ में है, सरकार कर सकती है। उनको रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि वो पुनः अपनी पुरानी नौकरियों में जा सकें। और जो लोगों को लिमिट से बाहर हो गई, जिनकी उम्र निकल गई, है ना, उनको विशेष छूट दी जाए। यदि उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको विशेष छूट मिलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनके का सिलेक्शन हुआ है ना, और वो कह रहे कि हमारा फेयर सिलेक्शन हुआ है, तो वो वापस परीक्षा में बैठे जी, क्योंकि वो अपनी मेहनत के आधार पर आए हैं, है ना, तो मेहनत के आधार पर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि इस समय जो परीक्षा होने वाली वो बिल्कुल फेयर होने वाली, ये तो वो मानते ही होंगे ना। तो यदि ये मानते हैं तो उनको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है ना। वो पुनः परीक्षा में बैठे और पुनः फेयरली सिलेक्शन हो ही गई होगा उनका, यदि वो योग्य है तो। इतना मेरा कहना है। एक और मेरा क्वेश्चन, आप खुद महिलाएं हैं, सुरक्षा को लेकर मैं बात करूं तो आप किस तरीके से राजस्थान की कानून व्यवस्था को देखती हैं, उसके बारे में और थोड़ा सा मैं दर्शक जानना चाहता हूं। देखिए, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं ये कहूंगी कि किसी भी सरकार में, है ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत अहम कार्य होता है। और जिस तरह से भजनलाल जी के नेतृत्व में व्यवस्थाएं चल रही हैं, अभी पूरे 1.5 साल हुआ है ना, हमने अपराध को रोकने की कोशिश की है। जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, हमेशा आप देखिए अपराध बढ़ते ही हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है अपराध बढ़ते ही हैं। इन सब को रोकने के लिए सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं होता है ना, आम जन को भी समझना पड़ता है, आम जन को भी स्वीकार करना पड़ता है ना, कि वो भी इसको रोकने में अपनी भूमिका निभाए। थर्ड स्टेज, यदि आप किसी को काम दे रहे हैं, है ना, यदि आप किसी हाथ को रोजगार दे रहे हैं, है ना, तो निश्चित रूप से आदमी चोरी नहीं करेगा। क्यों चोरी करेगा? क्यों? कौन चोर कहलाना चाहेगा? कोई चोर नहीं कहलाना चाहेगा। तो मिनिमम आवश्यकताएं सरकार पूरी करे ताकि अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो अपराध रुके, कम हो। आजकल हर व्यक्ति बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहता है ना, बहुत रातों रात ही धनवान बनना चाहता है, रातों रात ही उसके पास 4 व्हीलर आ जाए, रातों रात ही वो बंगले का मालिक बन जाए, और उस चक्कर में वो फ्रॉड करता है ना। साइबर क्राइम आप देखिए कितने अधिक हो रहे हैं, साइबर क्राइम, है ना, सीधे लोगों के अकाउंट से डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के अकाउंट से पैसा। तो ये क्यों हो रहे हैं, है ना। तो हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और जब हम दीनदयाल जी की बात करते हैं, है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, तो दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है ना, वो एकात्म मानववाद यह कहता है कि आदमी में आदमी के पास मन भी है, आदमी के पास बुद्धि भी है, आदमी के पास आत्मा भी है, और आदमी के पास पेट भी है ना। तो आदमी की ये सारी जरूरतें सरकार पूरी करे, है ना, मन की जरूरत भी पूरी करे, आत्मा की जरूरत भी पूरी करे, पेट की जरूरत भी पूरी करे, और इस बुद्धि की जरूरत भी पूरी करे। अधिकतर सरकारें सिर्फ पेट की जरूरत ही पूरी करने में लगी रहती हैं, हाँ, आत्मा और बुद्धि और मन की जरूरतें पूरी नहीं करती है ना। और आत्मा जब तृप्त होती है जब उसको अध्यात्म मिलता है ना। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ऐसा कहते। कांग्रेस में सांप्रदायिकता को अलग ढंग से देखते हैं वो, है ना, धर्मनिरपेक्षता को अलग ढंग से देखते हैं, है ना। वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हैं, जबकि कोई भी सरकार बिना धर्म के चल ही नहीं सकती है। हमने धर्मनिरपेक्षता का गलत अर्थ निकाल दिया, और गलत अर्थ निकालने के कारण से हम इस विपरीत धारा में बह गए, और विपरीत धारा में बह गए तो हम लोगों को सुविधा संपन्न तो करा रहे, हम अच्छी रोड तो दे रहे हैं, हम अच्छी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हम जो है 5G दे रहे हैं, है ना, हमने नेट की सुविधा दे दी लोगों को, हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक संतुष्टि जो होती है ना आदमी को, वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं। और वो संतुष्टि नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि कभी कोई संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर ये अपराध खत्म होंगे ही नहीं। तो जो दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद है ना,
उसको पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो उस पर काम कर रही है, वो मुख्य है कि आदमी को हम कैसे संतोष दें, संतुष्ट करें। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक अपराध पर लगाम किसी भी सूरत में नहीं लगने वाली। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि अगर अनीता जी राजनीति में नहीं होती तो किस फील्ड में होती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अनीता बघेल यदि राजनीति में नहीं होती तो अनीता बघेल एक शिक्षिका होती, है ना? शिक्षिका, हाँ, शिक्षिका होती। मैंने बीएड किया है, उसके बाद मैंने एमएड की डिग्री लिया है, और एमएड की डिग्री लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अशोक गहलोत जी का कार्यकाल था, फर्स्ट कार्यकाल, है ना? वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी। और उस समय बहुत बुरी तरह से अकाल पड़ा था, तो राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, है ना? बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। तो उस हड़ताल में मतलब आप ये देखिए कि पूरा प्रदेश उद्वेलित था कि आज ही हम अशोक गहलोत जी को हटा दें, है ना? इतनी बड़ी हड़ताल चली थी। हाँ, और अकाल भी था, मतलब दुर्भाग्य था उनका कि उनके समय में ही अकाल हुआ, है ना? तब उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने इन सब पर छींटा लगाने के लिए एक भर्ती निकाली, 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती निकाली थी। और वो 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती निकाली थी, मैंने जस्ट बीएड कंप्लीट ही किया था, है ना? बीएड की डिग्री आई थी मेरे पास। तो हमने सोचा कि अभी एमएड, उस समय मैंने मतलब डिग्री आई थी, एमएड में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो हमने सोचा कि चलो ऐसे ही बैठे हैं, कोई बात नहीं, ये भर्ती निकाली है तो हम भी फॉर्म भर देते हैं। तो जिला परिषद की तरफ से वो भर्ती निकली हुई थी, है ना? अलग अलग जितने जिला परिषद, जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे, वो सब जिला परिषद निकाली थी। तो हमने भी अजमेर जिला परिषद में आवेदन कर दिया। और आवेदन करने के बाद अब इसी बीच में, इसी दरमियान 1.5-2 साल के दरमियान ही हमने चुनाव लड़ लिया, और चुनाव लड़के अजमेर नगर परिषद के सभापति हो गए, है ना? और उसके बाद में फिर उसका रिजल्ट आया तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि सरकारी नौकरी और पहली नौकरी, तो मुझे लगा यार हमारी तो सरकारी नौकरी लग गई। तो राजनीति में कभी मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, है ना? तो मैंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे करके मैंने कहा मैं तो 3rd ग्रेड की नौकरी ज्वाइन करूंगी। ऐसे करके मैं, हमारे एक रमनलाल जी शर्मा जी थे, एक कार्यकर्ता, मतलब नेता थे, उनके पास गई। बहुत खुशी मेरे साथ गए थे, और हमने उनको जाकर के सुबह सुबह ही मैंने कहा भाई साहब मेरी तो नौकरी लग गई है, अब मैं तो इस्तीफा दे रही हूँ, और ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर 15 दिन में मुझे ज्वाइन करना था। तो भाई साहब ने काला दिखा, तो मेरे को दिखाया, मैंने दे दिया उनको वो कागज दिया। तो उन्होंने देखा, और देख करके उन्होंने मेरे सामने उसके मतलब इतने टुकड़े कर दिए, कोई 25-30 टुकड़े कर दिए उन्होंने उस अपॉइंटमेंट लेटर के, है ना? अब ये मैंने उनको, मैं बहुत आश्चर्यचकित रही कि सरकारी नौकरी मेरे को ज्वाइन करना था 15 दिन में, और आपने क्या किया भाई साहब? ये मेरे अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े फाड़ दिए आपने। मेरे पास तो दूसरी कॉपी भी नहीं है इसकी। उस समय तो फोटो कॉपियां होती नहीं थी, मशीनें बहुत कम होती थी, शहर में कोई 1-2 होती थी। तो वो बहुत मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके मुझे कहा कि तू राजनीति में तू इतने सैकड़ों लोगों को नौकरी देगी भाई, तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे नौकरी देनी है लोगों को। मेरे को बहुत अफसोस हुआ, बाप रे ये कैसे आदमी है, इन्होंने मेरे नौकरी का लेटर फाड़ दिया। हाँ, और फिर मैं बहुत देर तक उनके पास बैठ के रोई, 1.5-2 घंटा तक खूब रोई मैं। रोने के बाद फिर उन्होंने मेरे को शांत किया, फिर शांत करके कि नहीं अब तू घर जा। तो मैं घर चली गई। घर पे मेरे साहब को पता था, मुझे पता था, वह ठीक है। फिर 1-2 लोग हमारे और थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आप तो राजनीति में हो। ठीक है, मैंने कहा ये राजनीति 5 साल की है, ये ज्यादा लंबे जॉब तो मेरी, मैं 60 साल तक जॉब करती, है ना? तो ये उस समय की बात है ना, 2002 की बात है ना, 2002 की ही बात है। पर मैं जब पीछे मुड़ करके देखती हूँ और सोचती हूँ तो मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि उनका दूरदृष्टि कितनी अच्छी थी कि उन्होंने इतने पहले ही सोच लिया था कि मुझे राजनीति में जाना है। और उन्होंने फिर जब मुझे एमएलए का टिकट मिला तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे बीच में एमएलए का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि मेरा कार्यकाल तो पूरा हुआ ही नहीं था। 2003 में ही चुनाव आ गए थे,
हम 2002 में बने, 2000 में बने थे नगर परिषद के सभापति, और 2003 में चुनाव आ गए विधायक के। तो बिना मांगे ही हमें विधायक की टिकट मिल गई, और विधायक की टिकट मिलने के बाद में फिर एमएलए हो गए। और एमएलए हो गए तो हमको लगा कि यार फिर 2008 में सीमांकन हुआ था सब विधानसभाओं का, तो लगा कि भाई अब पुनर्सीमांकन होगा तो नई विधानसभा बनेगी, तो नई विधानसभा में तो नए लोग दावेदार होंगे, और वो नई विधानसभा, चूंकि मैं एससी कैटेगरी की हूँ और एससी की सीट से ही चुनाव लड़ती हूँ, तो बीजेपी के लिए एससी की सीट पर चुनाव लड़ना थोड़ा टिपिकल होता है ना, जीतना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि भाई एससी की सीट पर ज्यादातर वोटर कांग्रेस माइंडेड होते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, है ना। तो मुझे लगा कि अब तो हम कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, है ना, बीजेपी तो जीतती नहीं है एससी की सीट्स पर चुनाव, तो हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, इसलिए अब 2008 तक ही चुनाव का काम करना है, मतलब विधायक का काम करना है। 8 के बाद तो हमको टिकट मिलेगा भी नहीं और हम लड़ेंगे भी नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हारने के लिए कौन जाएगा। तो उस समय मैं पीएचडी कर रही थी। अच्छा। मेरी स्नॉप्सिस मैंने जमा करा दी थी एमडीएस यूनिवर्सिटी में, और एम के गुप्ता जी थे हमारे लेक्चरर जो रीजनल कॉलेज में थे, वो मेरे गाइड थे। तो मैंने कहा अपन पीएचडी पूरा करेंगे, क्योंकि एमएड तो मेरा हो ही गया था। मैंने कहा पीएचडी पूरा करेंगे, और पीएचडी पूरा करके किसी कॉलेज में लेक्चरर का काम कर लेंगे और लेक्चररशिप कर लेंगे। ऐसा मेरा विचार था कि 2008 का चुनाव तो हम लड़ेंगे नहीं। तो अब मतलब कुछ भी, मतलब मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। ओम जी भाई साहब भी हैं आज, है ना, वो भी सुनेंगे आपके पॉडकास्ट से, तो उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे ओम जी माथुर प्रदेश अध्यक्ष जी थे, है ना, तो वो उनका यहाँ फ्लैट है ना, अजमेर रोड पर। तो वहां पर मैं कुछ हमारे समाज बंधुओं को लेके गई, क्योंकि समाज बंधुओं का आग्रह था कि भाई आप हमारे साथ चलो और हमारे समाज को इतने टिकट तो कम से कम मिलने चाहिए, ये आप ज्ञापन दो। तो मैंने उनके ऑफिस में बात करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहन जी, भाई साहब हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, आप आ जाइए और मिल लीजिए। तो मैं मिलने चली गई और वो सारे लोगों को लेके गई, उनको ज्ञापन दे दिया। मैंने कहा भाई साहब ये हमारे समाज के सारे बंधुगण आए हैं और ये ऐसे ऐसे टिकट की डिमांड करें, भाई इतने लोगों को तो टिकट चाहिए चाहिए, आप किसी को दो टिकट, पर कम से कम 200 में से 6-7 टिकट तो हमको बनता ही बनते हैं, है ना। तो उन्होंने ये बात, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ला तेरा ज्ञापन दे दे, मैंने ज्ञापन दे दिया। हमारे जितने लोग आए थे उनसे मुलाकात करा दी मैंने। मुलाकात कराने के बाद में वो सब ज्ञापन वाले तो लोग चले आए, और उनके कार्यालय में से उनके जो निजी सहायक थे उन्होंने मेरे को बैठाया कि अनीता जी आप बैठो और इनको जाने दो सब लोगों को। मैंने कहा ठीक है। वो सब लोग चले गए, मैं बैठ गई। हमारे कुछ पार्टी के नेता भी वहां बैठे हुए थे और भाई सब भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा तेरी एप्लीकेशन कहाँ है, तेरा आवेदन कहाँ है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरा आवेदन तो लाई नहीं मैं। तो कोई तेरा आवेदन नहीं लाई तो तेरे को टिकट नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब 5 साल तक मैंने काम किया, एमएलए रही हूँ, 3 साल में नगर परिषद की चेयरमैन रही हूँ, और अभी भी यदि मुझे कागज दे करके टिकट लेना पड़े तो फिर ये तो मेरे लिए धिक्कार है ना। तो मैं तो आपको आवेदन नहीं देने वाली। वैसे मैंने मतलब ऐसे ही बोला, नॉर्मल बोला। तो भाई साहब ने मजाक में मेरे को बोला तू आवेदन नहीं करेगी ना तो तेरा टिकट कट गया, ये समझ ले। मैंने कहा हाँ काट दो आप मेरा टिकट, है ना। ये हमारे ऐसे मजाक हुई। हाँ 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 हाँ। और ऐसे करके फिर उन्होंने मेरे को चाय वाय पिलाई और फिर मैं कहा ठीक है भाई साहब मैं चलती हूँ कि ठीक है। अब पहली लिस्ट जारी हुई, मतलब राजस्थान की टिकट किस किस को मिला, उसमें पहली सूची में मेरा पहला ही नाम था। अनीता पटेल को अजमेर दक्षिण से टिकट दिया गया। हाँ। तो मैं मतलब ऐसे में आंसुओं से मैं रोई, खुशी के आंसू थे, क्या कहूँ। मन का वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ हाँ, बहुत अलग प्रकार का था। और मेरी कोई तैयारी नहीं थी चुनाव की, क्योंकि मेरे को चुनाव लड़ना नहीं था। हाँ सोचा था हाँ कि भाई चुनाव टिकट तो मतलब हमने मांगा भी नहीं, और मैंने कहा टिकट मिलना भी नहीं अपन को, है ना। तो ऐसे करके, और वो टिकट की पहली सूची में ही हमारा नाम था। तो फिर मैंने कहा भाई अब तो भागो, चुनाव लड़ना है। तो फिर 5 साल में जिन लोगों के काम वाम किए थे उन सब लोगों ने फिर सहयोग किया, और फिर हम 2008 में नई सीट से चुनाव लड़े। और नई सीट से चुनाव लड़े तो मुझे बहुत डर लग रहा था, ये तो सीट ऐसी कट्टर है, बीजेपी के लायक नहीं है, थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और कैसे तो खूब ज्यादा मेहनत करी थोड़ी सी कि कहीं चूक ना हो जाए। और मतलब वो रिजल्ट आप देखेंगे तो मैं
पहला चुनाव तो मैं 14,000 समथिंग वोटों से जीती थी, जो दूसरा चुनाव में जीती उस सीट से वो 21,000 वोटों से जीती। लोगों का प्यार और है विश्वास ना? आपको यहाँ तक तो लेकर वो आया। मेरे को और कॉन्फिडेंस मेरे को आया कि नहीं, लोग जो है बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना? लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, और आज भी लोग सच्चे लोगों को स्वीकार करते हैं। तो वो 21,000 वोटों से जीतने के बाद में फिर हमारी कांग्रेस की सरकार बन गई थी। उस समय हमारी सरकार बनी नहीं थी, तो 5 साल खूब संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद फिर 2013 आ गया, फिर 2013 में फिर टिकट मिली, फिर 25,000 वोटों से जीते। तो ऐसे जीतते जीतते ये इतनी लंबी यात्रा हो जाएगी मुझे भी नहीं पता था, पर ईश्वर की कृपा और लोगों का आशीर्वाद से ये इतनी लंबी यात्रा पूरी हो गई। बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बारे में हमें बताया, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनीता जी। तो ये हमारे साथ अनीता जी थी, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। आज अनीता जी हमारे साथ पॉडकास्ट नहीं करती अगर उस दिन उनका अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा नहीं होता। तो इसलिए आज अनीता जी हमारे साथ है विधायक के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले मेहमान के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।